अगर आप आईटीआई कर रहे हो या आईटीआई के बाद जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हमारे चैनल लिंक को सब्सक्राइब करें एवं टेलीग्राम पर प्रतिदिन होने वाले टेक्निकल क्विज का जो क्वेश्चन कराया जाता है उस क्विज में भागने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर हमारे पेज को लाइक, शेयर एवं फॉलो करके आप अपने तैयारी में पंख लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं अजय आईटीआई एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई की वैकेंसी जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है। मतलब अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और आईटीआई किसी भी आईटीआई कॉलेज में एज ए टीचर काम करने के इच्छुक है, टीचर के रूप में पढ़ाने के इच्छुक है, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कि ओनली फॉर आईटीआई वाले कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ टर्म कंडीशन दिया हुआ है, कुछ क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है, उसके अनुरूप आपके पास योग्यता होना चाहिए। ये वालों के लिए इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी और लगभग जितने भी ट्रेड होते हैं आईटीआई का सभी ट्रेडों के लिए आ चुका है। और इस वैकेंसी का इंतजार जो प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा रहे हैं वो लगभग 2006 के बाद नियमित वैकेंसी नहीं आया था। लगभग 15 वर्ष से इसका इंतजार कर रहे थे, जिनका इंतजार खत्म हो चुका है। और यहाँ पे परमानेंट बहाली बिहार सरकार के अंतर्गत आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए आ चुका है आईटीआई वालों के लिए। तो यहाँ पे जो किसी प्राइवेट आईटीआई में अभी तक पढ़ा रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग इसका फुल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो इस पीडीएफ में आपका पूरा वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कौन से ट्रेड का कितना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे का। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं जो मशीनिस्ट ट्रेड है उसके लिए 3 पोस्ट आया हुआ है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए 11 पोस्ट आया हुआ है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है। और जो आईटीआई का मेन इंपोर्टेंट जो होता है फिटर इलेक्ट्रीशियन, तो फिटर की अगर बात करें, फिटर ट्रेड में टोटल 105 वैकेंसी आ चुका है और टर्नर में 8 वैकेंसी आ चुका है। इसी प्रकार से मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 6 वैकेंसी, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल पेंटर के लिए 5 वैकेंसी। इसी प्रकार से मैकेनिक डीजल के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 86 वैकेंसी आ चुका है। और वेल्डर के लिए 76 है, प्लम्बर के लिए 32 है, फाउंड्री मैन के लिए 3 है, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स के लिए टोटल 2 है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D पेंटिंग के लिए 4 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 153 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 130 वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे हम लोग। वायरमैन की अगर बात किया जाए तो टोटल वायरमैन के लिए 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 है, सोलर टेक्नीशियन के लिए 2 है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 23 है, इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए 5 है, इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी 4 है। ये सब नया ट्रेड बना है। इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर 9 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए टोटल 1 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 11 पोस्ट है। इसी प्रकार से हम लोग बात अगर करते हैं सर्वेयर का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे ICTSM इसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का टोटल 119 वैकेंसी है। सर्वेयर का 2 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 85 है और कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के लिए टोटल 1 पोस्ट है। इस तरह से आप क्लियर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के रूप में परमानेंट बहाली आ चुका है। तो यहाँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग का दिए गए लिंक से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे बजाबते ट्रेड वाइज वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अलग से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप अपने ट्रेड के अनुसार वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो उसको। पर जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसको आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये पद निकला हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए विज्ञापन संख्या 22/2023 है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी ट्रेड का अलग अलग विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ मेन सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है और नियमित है, ठीक है। नेक्स्ट
इसका हेडिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि श्रम संसाधन विभाग पटना बिहार अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.bih.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है पर दिनांक 23 मई से दिनांक 22/6 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अधियाची विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार उपलब्ध कराए गए पदों की विवरणी निम्न प्रकार से है। नीचे जो है पद का विवरणी दिया हुआ है। हो चुका है ये जो वैकेंसी 23 मई से शुरू हो चुका है, ठीक है। 23 मई से आपको 22/6/2023 तक अप्लाई होगा। टोटल 1 महीने का समय दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसका वेतनमान की। अगर बात करेंगे तो साफ आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में लिखा हुआ है व्यवसाय अनुदेशक पद का नाम है इलेक्ट्रीशियन, जिसका वेतनमान जो है वेतनमान 9300 से 34,800 है। ग्रेड पे 4200 है और वेतन स्तर जो है लेवल 6 का जॉब है, अर्थात सीधी सी बात है लेवल 6 ग्रेड पर 4200 है। मतलब इसका शुरुआती सैलरी आपको 55 से 60,000 रुपया मिलने वाला है इसमें, ठीक है। 55 से 60,000 रुपया शुरू होने वाला है इसका सैलरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका योग्यता को। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता, दूसरा अनुभव, तीसरा प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक देने के लिए अधिमानी अर्हता। ये 3 प्रकार का योग्यता आपके पास नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मतलब NAC प्रमाण से नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा, या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र मतलब NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो अगर आप ITI किए हैं तो आपके पास NTC सर्टिफिकेट होगा, और अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो NAC सर्टिफिकेट होगा। दोनों यहाँ पे एलिजिबल है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का या अप्रेंटिस का। नेक्स्ट बात करेंगे अनुभव। तो साफ यहाँ आप देख सकते हैं राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आप कम से कम 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में जो भारत सरकार या बिहार सरकार के अंतर्गत आता हो, वहां अगर आप 3 साल से अधिक काम किए हैं तो आपका ये वो अनुभव वहां पे काम करने वाला है। इसके अलावा किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में, मतलब किसी भी ITI में अगर आप अध्यापक के रूप में अध्ययन कराए हैं, वहां पढ़ाए हैं बच्चों को 3 साल का, तो वहां का एक्सपीरियंस आपको काम देने वाला, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 तरह का होगी, या तो आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, या किसी भी ITI में आप 3 साल शिक्षक के रूप में काम किए हैं, तो ये एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता। मतलब ये भी नेसेसरी है, लेकिन इसके साथ एक टर्म है। तो पहले देखते हैं क्या है। कह रहा कि संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जो CTI हम लोग बोलते हैं ना, ITI के बाद CTI कोर्स होता है, ये CTI का सर्टिफिकेट 1 वर्ष का आपके पास वाला होना चाहिए। ये भी इसमें नेसेसरी है। लेकिन अगर आपके पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको नीचे लिखा हुआ है, बता देंगे, तो भी मौका दिए हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको 1 वर्ष के लिए जाके CITS कोर्स कंप्लीट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CITS कोर्स भी नेसेसरी है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, कह रहा है वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविहित अधिमान अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, पर तो उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CTIS का कोर्स पूर्ण करना होगा। मतलब अगर आप अभी आपके पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है और तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के बाद 3 वर्ष के अंदर आपको CTI का कोर्स करके सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। उन्हें उक्त अवधि के लिए
अवकाश प्रदान किया जाएगा, आपको छुट्टी मिलेगा उतना दिन के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष या अनुमान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर CTI प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जब नियुक्ति होगा तो 1 साल के लिए आपको CTI ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो उस 1 साल के अंदर आपको CTI कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो क्या हो जाएगा, आपका वेतन वृद्धि रुक जाएगा, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा जॉब का। और अगर 3 साल के अंदर सबमिट नहीं करते हैं, 3 वर्ष बीत गया और आप नहीं डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए, तो आपको सेवा से हटाया भी जा सकता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का वो कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सीट की बात करेंगे, यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है इलेक्ट्रीशियन में टोटल 153 सीट है। इस सीट को बिहार सरकार के आरक्षण रोस्टर के अनुसार तैयार किया गया, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 63 सीट है, जिसमें बिहार सरकार का जो नियम है किसी भी वैकेंसी में 35% महिला के लिए आरक्षित रहता है, ठीक है। तो जनरल का सीट 63 गो है, इसमें 21 गो सीट किसके लिए आरक्षित है, महिला के लिए, ठीक है। EWS का 16 सीट है, जिसमें 5 सीट महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति का 27 सीट है, जिसमें 9 सीट महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति 2 सीट में महिला के लिए यहाँ पे नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का EBC का टोटल 25 सीट है, जिसमें 9 सीट महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है, जिसमें 5 सीट महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए भी स्पेशल 5 सीट दिया गया है, ठीक है। इस तरह से महिलाओं का टोटल 153 में टोटल 49 इधर आरक्षण के अनुसार महिला को मिलेगा, प्लस 5 सीट यहाँ, मतलब 54 सीट ओनली फॉर लेडीज, ठीक है, वोमेन के लिए है। 54 सीट किसके लिए है, केवल और केवल वोमेन के लिए है। तो जेंट्स का कितना बचा, 153 में से 54 चला गया, तो मात्र 99 सीट आपको जेंट्स के लिए है, ठीक है, 99 सीट पुरुषों के लिए है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आरक्षण का रोस्टर है, ठीक है, बिहार सरकार का। तो उस रोस्टर को तैयार करते हुए सीट का कैटेगराइज किया गया, ठीक है। यहां देखेंगे जो दिव्यांग होता है उनके लिए भी आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांग का जो अलग अलग टाइप होता है, VH, HH, OH, MH, उसमें भी आपको आरक्षण दिया गया है। एक सीट लोग बात करने वाले हैं आयु सीमा की, ठीक है, आयु सीमा की नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं। तो आयु सीमा की अगर बात करेंगे, यहाँ आप साफ देखा जा सकता है 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम आयु आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2022 को 21 साल आपका न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए अनारक्षित के लिए, ठीक है। जनरल के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग EBC पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। इस तरह से देखा जा सकता है एज का जो क्राइटेरिया काफ़ी दिया हुआ है। इसके अलावा जो बिहार सरकार का नियम है आरक्षण में छूट का 5 साल OBC का, OBC का 3 साल, SC ST वगैरह का 5 साल, तो उसे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट बना के प्रस्तुत करना होगा, तो उसमें भी छूट में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एज इतना अधिक दिया हुआ है कि आपको उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कटअप तिथि 1 अगस्त 2006 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1 अगस्त 2007 से 1 अगस्त 22 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे, अद्यतन अनर्हता पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे। कह रहे हैं कि 2006 में एक बार वैकेंसी आया था, तो उस समय जो एलिजिबल थे, ठीक है, भरने के लिए, अगर उनके पास सभी आवश्यक कागजात है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी ITI में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, संविदा पर, उनका अगर छूट की बात करेंगे तो यहाँ कॉलम नंबर 5 में
दिया हुआ है कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के पद पर कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी भी कार्यरत वर्ष के अंश को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उक्त छूट की गणना कट ऑफ डेट दिनांक 1 अगस्त 2022 तक की जाएगी। मतलब आप जितने वर्षों से ITI में पढ़ा रहे हैं संविदा पर, उतने वर्ष का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो 5 साल का आप ग्रेस ले सकते हैं उम्र में। ठीक है, इस तरह से टर्म कंडीशन इत्यादि दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन कैसे मिलने वाला है, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा उसका प्रथम चरण यहाँ पे दिया हुआ है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और 2 चरणों में ये पूर्ण होगा। इसमें जो आपको नियुक्ति मिलने वाला है इस 2 चरण में पूर्ण होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम चरण में क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु विकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 अंक होगा। कहने का मतलब है कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहला चरण एग्जाम फेस करना होगा, जो कि एग्जाम MCQ टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो 100 अंक का होगा। ठीक है, और 2 घंटे की होगा। अगर परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आएगा उसकी अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होगा, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान, मतलब आपका जो संबंधित ट्रेड है उससे कितना क्वेश्चन आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा, एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। ठीक है, GK GS से 20 प्रश्न आएगा और 80 प्रश्न आपको टेक्निकल से आएगा, ओनली फॉर आपका जो ट्रेड है उससे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑलरेडी ITI में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट से हो या संविदा से हो, किसी भी तरह से जो लगे हुए उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे टेक्निकल पर फोकस किया जा रहा है और टेक्निकल से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, 20 क्वेश्चन केवल GK GS से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न जो 80 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अपना टेक्निकल जो 80 क्वेश्चन आएगा उसकी अगर बात करेंगे, कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा इलेक्ट्रीशियन हेतु निर्धारित अद्यतन कार्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि NCVT भारत सरकार का DGT के थ्रू जो सिलेबस बना हुआ है करंट में, जो अपडेट सिलेबस है, उस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो अपडेट कार्यक्रम बना हुआ है, जो सिलेबस बना हुआ है, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, वहीं से आने वाला। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जो 20 क्वेश्चन है वो आपको GK GS दोनों रहेगा, मतलब करंट अफेयर भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग उक्त परीक्षा 1 से अधिक पाली में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम में समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, CBT एग्जाम होगा और विभिन्न पालियों में होगा, और प्रत्येक पालियों का जो रिजल्ट तैयार होगा कौन सा मेथड से होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड से होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जितने भी पाली में शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, किसी में इजी आ जाता है, तो इसका जो रिजल्ट तैयार होगा नॉर्मलाइजेशन मेथड से होगा। ठीक है, जिसका हार्ड वाला रहेगा, मान लीजिए किसी का हार्ड सेट पकड़ा गया, हार्ड शिफ्ट पकड़ा गया, तो उनका कम नंबर भी अगर वो करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनका नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपका आसान शिफ्ट में पड़ गया, मतलब इजी क्वेश्चन था, तो उसके अपेक्षा आपको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। ये सब ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन मेथड से कंप्यूटराइज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। मतलब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थी की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी बता चुके। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कंप्यूटराइज होगा और नॉर्मलाइजेशन मेथड के तहत रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक को मेधा सूची तैयार करने होती द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो द्वितीय चरण होगा मेधा तैयार करना, मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसको तैयार करने के लिए यहाँ का आपका मार्क लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ बोल रहा है, जो एग्जाम आप देंगे उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लेके आना है, कम से कम कितना नंबर आपको लाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 21 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% कम से कम निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम अगर आप जनरल से हैं तो 40% मार्क लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग को 36.5 और ईबीसी को 32%। ठीक है, सॉरी ईबीसी को 34% और महिला के अलावा जो विकलांग वगैरह कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, उनको 32% नंबर कम से कम लाना हो, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्जाम को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड स्टेज का, जो द्वितीय चरण का इसका होगा मेधा लिस्ट जो तैयार होगा, जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, द्वितीय चरण जो है इसका मेरिट बनाने का, चयन हेतु अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी भाई, तो मेरिट जो बनेगा वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहला लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। मतलब जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें आप कितना नंबर लाए हैं उसका 50% यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क का एग्जाम है, अगर आप मैक्सिमम 100 मार्क लाते हैं तो कितना अंक आपको मेरिट में जोड़ल जाएगा, 50 अंक जोड़ल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC शिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। मतलब ITI या NAC, ITI का सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में आपको जितना नंबर आया है उसका 20% नंबर आपको यहाँ पर फिर से दिया जाएगा। ठीक है, ITI और अप्रेंटिस में जितना नंबर है उसका 20% नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 20 नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, वहां से फिर अगर आप CTI किए हैं, ठीक है, तो CTI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% अभ्यर्थी को दिया जाएगा। ठीक है, CTI का 30%, ITI अप्रेंटिस का 20% और एग्जाम का 50%, ये 3 अंक आपका जोड़ा जाएगा। और एक स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है 25 अंक, स्पेशल 25 अंक उनको दिया जाएगा जो ऑलरेडी संविदा पर किसी भी ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको स्पेशली 25 अंक ग्रेस के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप साफ देख सकते हैं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक का अधिमानता किसी वर्ष के अंश को लिए कार्य दिवस की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर अनुपाती अंक जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी ITI में पढ़ा रहे हैं उनको अधिकतम 25 अंक प्राप्त वो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर, कितना साल वो वहां पढ़ाए उसके आधार पर मैक्सिमम 25 अंक। अगर वो मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 वर्ष पढ़ाए तो 1 साल का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 साल पढ़ाए तो 2 पंचे 10 नंबर उनको मिल जाएगा। इसी तरह से अधिकतम 5 वर्षों के लिए वो 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो गुना भाग करने की बात कर रहा है तो इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 3.5 वर्ष पढ़ाया है तो 3 वर्ष का तो 5 या 15 नंबर मिल जाएगा। इधर आधा वर्ष के लिए जो अंश में रहेगा उसके लिए क्या करेगा, जितना दिन रहेगा, मान लिया आधा वर्ष में 180 दिन हो गया, ठीक है, 7 या 180 दिन के लगभग होगा, तो उसको 5 से गुना करके 365 से भाग देगा। ठीक है, और जो आएगा उतना मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी वर्ष रहेगा तो 1 साल का 5 अंक, और कुछ महीना में रहेगा, दिन में रहेगा तो उसका फार्मूला है 5 से गुना करके दिन को 365 से भाग दे देगा और वहां से जो आएगा उतना मार्क आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उनके लिए सुनहरा मौका है 25 अंक प्राप्त करने का। ठीक है,
और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको एग्जाम का मार्क, ITI का मार्क और CITS का मार्क, ये 3 से ही मेरिट बनाना होगा। ठीक है, चल लिखित परीक्षा के उपरांत अंकित प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी का कोटिवार मेधा सूची तैयार कर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद काउंसलिंग होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पद पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत पूर्व पद के अधिमानता क्रम में प्रेफरेंस लिया जाएगा और उक्त प्रेफरेंस के आधार पर मेधा सूची तैयार कर एक अभ्यर्थी की अनुशंसा के लिए एक पद भेजा जाएगा। मतलब अगर मोर देन 1 पद पे आप एक से अधिक पद पर अप्लाई करते हैं तो जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस पूछेगा कौन सा पोस्ट में आप पहले जाना चाहते हैं, तो जो पोस्ट दीजिएगा उसके अनुसार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन से संबंधित आरक्षण का। तो यहाँ पे बता रहा है कि आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो जब आप ऑनलाइन करेंगे तो एक उसमें जगह बनाया गया है जिसमें आपको टिक आउट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ कोई बॉक्स होगा, उसमें आपको अगर आरक्षण का फायदा लेना है, जैसे आप OBC में आते हैं, EBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, तो आरक्षण चाहिए ना, तो वहाँ पे आपको टिक मारना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, गलती से टिक छूट गया, आप टिक नहीं लगा पाए, तो सीधे आप चल जाइएगा जनरल कैटेगरी में, आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसलिए ऑनलाइन करने से पहले वेबसाइट को अच्छा से अध्ययन करें और बेहतरीन तरीका से ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है, जानकार लोग से ही करें। नेक्स्ट बात करेंगे आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही स्थायी निवास अनुमान्य होगा। कहने का मतलब ये है कि आरक्षण का लाभ जो बिहार का स्थायी निवासी है उन्हीं को मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ बिहार के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए फाइट करना पड़ेगा। जनरल पर जितना सीट है उतना के लिए ही आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट की। तो अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको संबंधित सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। क्या क्या? क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग OBC या EBC कहते हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित आपको नेसेसरी है, बना के जमा करना है। अस्थायी निवास, मूल निवास, जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी नेसेसरी है। जो EWS में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या चाहिए? आय प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा। मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाना है, आपको अपना ब्लॉक से जाके, अंचल में जाके वहां से ही बना लेना। ठीक है, तभी मान्य होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसका फीस की। अगर बात करेंगे, अगर इसका फीस की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, इसको अप्लाई करने में कितना रुपया लगेगा, तो यहाँ क्लियर मेंशन है। जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको 600 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य को जो स्थायी निवास है उसको 150 रुपया लगेगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के जो स्थायी है उसको 150 रुपया लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के महिला हो या पुरुष हो, उनको भी 600 रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम, मतलब जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो इसका रिसीविंग रखना आपको सुरक्षित। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र की प्रति तथा आरक्षण संबंधी सूचना के प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण पत्र में अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थता रद्द हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ठीक है, कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवार द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यनिर्वाह प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए श्रम संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत निदेशालय प्रशिक्षण औद्योगिक ITI में पदस्थापन स्थल के प्रचार प्रभारी सक्षम प्राधिकार होंगे। मतलब
आप अगर ITI में पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेना है वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू लेना है, ठीक है। प्रिंसिपल प्रभारी के द्वारा आपको बनवाना है, जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। उस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो जो रिसीविंग निकलता है विज्ञापन संबंधित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखना है। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित करके इसका छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब है कि जो रिसीविंग निकलेगा उसको आपको सेफ रखना है और काउंसलिंग के समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बता रहा है कि इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना आयोग के वेबसाइट, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.btsc.nic.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको विजिट करना है और देखना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट से संबंधित कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड मिलेगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ इस पे रहेगा। इस वेबसाइट को ही आपको विजिट करना है, किसी अदर वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आई होप आप इस वैकेंसी का सारा डिटेल समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।